ऐसे ओनर्स जो अपनी गवर्नमेंट के सामने नहीं झुके, क्या होगा उस पर गवर्नमेंट का रद्द-ए-अमल। घर आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है, ख़ास तौर पर तब जब वो आपकी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई और बहुत ही मोहब्बत से बनाया गया हो। अगर गवर्नमेंट या कोई भी प्रॉपर्टी डीलर आपसे आपका घर ज़बरदस्ती खरीदना चाहे और आपको उसकी सही कीमत भी ना दे रहे हो, तो उस पर आपका क्या फ़ैसला होगा। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ 7 घर दिखाएंगे जिनके ओनर्स अपने घर को ना बेचने की जिद पर अड़े रहे। द फीगो हाउस, पोर्टलैंड शहर जो कि अपने उरूज पर था। 2006 में पोर्टलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को सिटी में एडजस्ट करने के लिए बड़ी बिल्डिंग्स तामीर करना चाहती थी। जिस ज़मीन पर स्टेट यूनिवर्सिटी बिल्डिंग तामीर करना चाहती थी, वहाँ मौजूद एक घर अटॉर्नी रेंडल एकर ने खरीदा हुआ था, जिस पर वो स्मॉल लीगल प्रैक्टिस किया करता था। उसके बाद एकर ने उस घर का नाम अपने पेट डॉग के नेम पर रख दिया, फीगो। देखते ही देखते वो घर एक तवील कानूनी जंग का मौजू बन गया। 2 साल की कार्रवाई के बाद एकर कोर्ट में ये बात प्रूफ करने में सफल रहा कि गवर्नमेंट की तरफ से उस पर इलीगली जोर डाला जा रहा है उसके घर के कब्जे के लिए, जिसके नतीजे में वो इस केस को जीत कर अपना घर और स्टूडेंट हाउसिंग प्लान को अपने पास रखने में सफल रहा। नंबर 6, ऑस्टिन स्प्रिंग। वॉशिंगटन डीसी में वाक़ बड़े बड़े अपार्टमेंट्स के बीच में ये मौजूद घर ऑस्टिन स्प्रिंग्स नामी एक शख्स का है। 1980 में जब इस जगह में बिल्डिंग बनाने का आगाज़ हुआ तो कई लैंडलॉर्ड्स ने अपनी ज़मीन या घर बिल्डर्स को सेल कर दिया, लेकिन ऑस्टिन स्प्रिंग्स ने बेचने से साफ इनकार कर दिया। ऑस्टिन का मानना था कि बिल्डर्स उसकी जगह की सही कीमत नहीं लगा रहे। जब ऑस्टिन को उसकी मुँह मांगी कीमत नहीं मिली तो उसने इसी जगह पर एक पिज़्ज़ा शॉप खोली और हुआ कुछ यूँ कि ऑस्टिन उसके बाद बैंक का कर्जदार बन गया और फिर उसको अपना घर आधी कीमत पर बेचना पड़ा। ऑस्टिन ने अपना ये घर एक बिल्डर को $750,000 में बेच दिया, जबकि इस घर की मालियत $15 लाख की थी। नंबर 5, ज़ेजिंग बिल्डिंग। ये 7 स्टोरी बिल्डिंग चाइना के लोहू डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है, जिसके ओनर का नाम शुजेंग और ज़ेजिंग था। इस कपल ने इस इमारत को 10 साल कबल 1996 में तामीर करा। एक रोज़ कुछ लोकल डेवलपर्स जो कि उस एरिया को एक फाइनेंशियल प्रॉपर्टी सेंटर में तब्दील करना चाहते थे, उस एरिया के तमाम लोग जिनके घर वहाँ मौजूद थे उनको उनके घर की रकम ऑफ़र करी। तकरीबन उस एरिया के तमाम लोगों को ही ये ऑफ़र ज़्यादा बेहतर लगी और वो वहाँ से शिफ्ट हो गए। जब ये ऑफ़र इस कपल को दी गई तो उन्होंने इस ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर दिया और इतने बड़े पैमाने पर इस 7 स्टोरी बिल्डिंग में ही रहे। कुछ अरसे बाद 2007 में फिर से डेवलपर्स ने इन्हें पहले से ज़्यादा रकम ऑफ़र करी, जो कि इस बार ऑलमोस्ट $1 मिलियन थे, जो कि इनकी घर की मालियत से काफ़ी ज़्यादा थे। और उस रकम के ऑफ़र होने के बाद उन्होंने अपने घर को बेचने का फ़ैसला कर दिया। नंबर 4, वॉशिंगटन में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम सेटन है। वहाँ मौजूद है एक शॉपिंग मॉल जिसमें एक छोटा सा स्पेस है, लेकिन करीब जाकर देखें तो मालूम पड़ता है कि ये मॉल एक छोटे से घर के इर्द गिर्द बना हुआ है जिसका नाम मैस फील्ड था। और उस वक्त इसके इर्द गिर्द चंद घर बने होते थे और बाकी सारी जगह खाली होती थी। जब ये जगह कमर्शियल हो गई तो वहाँ के बिल्डर्स ने यहाँ शॉपिंग मॉल बनाने का फैसला किया। बाकी तमाम घर के मालिकान को तो काबू कर लिया गया, लेकिन ये खातून यहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। हालांकि मैस फील्ड को 1 मिलियन तक की भी ऑफ़र हुई, लेकिन उन्होंने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया। बिल्डर्स ने ओल्ड वुमेन को मज़ीद तंग नहीं किया और उसके इर्द गिर्द ही मॉल तामीर कर दिया, लेकिन 2 साल के बाद वो ओल्ड वुमेन गुजर गई। उसकी वसीयत खोली गई तो उसमें लिखा था कि मेरा ये घर बिल्डर्स को गिफ्ट है। बिल्डर ने उस पर कब्ज़ा नहीं किया और ना ही उस पर कोई मॉल खड़ा किया। बिल्डर आज भी इस घर को मेंटेन करता है और ये घर अब इतना मशहूर हो चुका है कि लोग इस घर के साथ आके तस्वीरें भी बनवाते हैं। नंबर 3, यांग। पहली बार इसे देखने में ऐसा लगता है ना कि जैसे यहाँ कोई ज़िलज़ला आया हो, लेकिन इस 3 मंजिला इमारत के मालिक ने इसको बेचने से साफ इनकार कर दिया था। चाइना की बढ़ती हुई आबादी को देखकर जिस जगह ये घर मौजूद था वहाँ चाइनीज़ गवर्नमेंट को एक हाई टेक इंडस्ट्रियल पार्क बनाना था। यांग के घर के पड़ोसी ने तो गवर्नमेंट के सामने हार मान ली थी, लेकिन यांग गवर्नमेंट को कोर्ट ले गया। सरकारी बिल्डर्स ने यांग को घर में बिजली, गैस और पानी की सप्लाई देना बंद कर दी। यांग को पानी भरने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था और रात को कैंडल में गुजारा करना पड़ता था। इन सब के बावजूद यांग ने हार नहीं मानी और पूरे 2 साल केस लड़ने के बाद आखिरकार कोर्ट ने यांग के हक में फैसला दे दिया। लियो बॉर्जन, एक बिल्डिंग का टूटा हुआ हिस्सा एक नए रोड के बीच में गाड़ियों का रास्ता रोक रहा है। इस बिल्डिंग में कई फ्लैट्स हुआ करते थे, जिसमें से एक फ्लैट में एक कपल रहते थे। जब गवर्नमेंट को यहाँ पर रोड तामीर करना था तो बाकी लोग पैसे या मुताबिल जगह लेकर वहाँ से शिफ्ट हो गए,
लेकिन ये ओल्ड कपल सरकार के दिए गए जाने वाले फ्लैट से मुतमईन ना हुए और उन्होंने अपना फ्लैट छोड़ने से इनकार कर दिया और टूटे हुए अपार्टमेंट में ही रहने का फैसला किया। मजबूरन सरकार को उस फ्लैट्स को और उसके आसपास के कमरों को छोड़ना पड़ा और इसके इर्द गिर्द ही रोड बनाना पड़ा। अब बात करते हैं नंबर 1 की, फार्म हाउस इन द एयरपोर्ट। जापान में एक एयरपोर्ट के बीच में एक फार्म बना हुआ है। जब जापानीज़ गवर्नमेंट को इस जगह पर एयरपोर्ट तामीर करना था तो वहाँ मौजूद फार्मर्स ने अपनी ज़मीन सरकार को देने से साफ इनकार कर दिया। कई फार्मर्स आपस में मिलकर एहतजाज करने लगे। कोर्ट में लंबे लंबे केसेस चले। आखिरकार फार्मर्स के हक में फ़ैसला आ गया और सरकार को मजबूरन एयरपोर्ट का सिर्फ एक ही रनवे बनाने की इजाज़त मिली और ये फार्मर्स ठीक एयरपोर्ट के बीच में अपने घरों में रहते हैं। उनके फार्म पर खड़े होकर ऐसा लगता है कि जैसे रनवे पर खड़े हों। जी तो नाजरीन, ये वो मुल्क हैं जहाँ की कौमें जिंदा दिल हैं और इंसाफ पसंद हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।